नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। ठीक है, आपने अभी तक जो क्लासेस देखी है वो सारे प्रीवियस ईयर के सवालों की देखी है, लेकिन आज की क्लास जो है वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज के सवाल जो होने हैं वो हूबहू आपके पेपर में आने वाले हैं। अरे हाँ, है ना। तो सही मायने में आज जिस तरीके के सवाल लिए गए हैं, जिस तरीके से तरीके बताए जाएंगे और जिस जिस टाइप के सवाल हैं वो सारे टाइप आपको उनकी पुख्ता प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हूबहू सवाल पेपर में आने वाले हैं। इसका अर्थ ये हुआ मेरे भाई कि सब प्रीवियस ईयर के पीछे भिड़े, आप उन सवालों को भी करो जो पेपर में आने वाले हैं। नहीं आएंगे तो पेपर देने के बाद आप कमेंट करना कि इसमें से एक भी सवाल नहीं आया। मैं बोल रहा हूं कम से कम 5 इसी वीडियो में से सवाल आएंगे। ठीक है, देखिए आपका आज का पहला सवाल ये रहा। 3:40 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? तो मेरे भाई ये सवाल छोड़ो, इसके जैसा कोई भी सवाल आ जाए तो आपको ध्यान ये रखना है कि यदि आपको घड़ी के सुइयों के बीच एंगल निकालना है तो एंगल निकालने का तरीका होता है 60h डिफरेंस 11m/2। H4 मेरे भाई आवर है और M4 मिनट है। तो आपके सामने जो आवर दिया है वो दिया है 3, आवर की वैल्यू दी गई है 3 और मेरे भाई मिनट की वैल्यू दी गई है 40। अपॉन कर देंगे 2। देखिए 60 का यदि 3 गुना करेंगे तो 180 होगा। डिफरेंस, ये डिफरेंस का साइन है। 11 चौके 44, 440 होगा और अपॉन करेंगे मेरे भाई 2। इन दोनों का जब अंतर लेंगे तो इन दोनों का अंतर आएगा मेरे भाई 260 और बटे करेंगे 2 और 260 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो 130 आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो सही मायने में पढ़ते टाइम आपको ध्यान ये रखना है कि देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सवाल आए, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ पर इस पर बेस्ड सवाल आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो एक विशेष पैटर्न के तहत ये अरेंजमेंट किया गया है, एक विशेष पैटर्न के तहत ये अरेंजमेंट किया गया है और आपको उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इसका आंसर करना है। सही मायने में सवाल ये है। तो आप मुझे बताओ 30 और 3 में ऐसा क्या करें कि 100 बन जाए? 70 और 14 में ऐसा क्या करें कि 50 बन जाए? इन दो बातों से ही मैं आपको ये सिखा सकता हूं। कैसे? देखिए मैं ये बोल रहा हूं कि आप 30 में 3 का भाग कर दीजिए। 30 में 3 का भाग करेंगे तो मेरे भाई 10 आएगा और इसको कर दीजिए 10 गुना। तो इस तरीके से इनने यहां 100 लिख दिया। ठीक है जी। यहां आप 70 में 14 का भाग करेंगे तो 70 में 14 का भाग करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई? 5 और इसका कर दो आप 10 गुना, तो 5 का 10 गुना कितना बन गया? 50। सेम इसी तरीके से आपको 50 में 5 का भाग कर देना है। 50 में यदि 5 का भाग करेंगे तो मेरे भाई ये 10 आएगा और 10 का फिर से आपको 10 गुना करना है तो 100 आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए आप एक बार। ठीक है जी, चलिए। रमन और लांबा की वर्तमान उम्र का अनुपात 7:5 है। 6 वर्ष बाद रमन की उम्र 48 वर्ष होगी, तो लांबा की वर्तमान उम्र बताना है। लांबा की वर्तमान उम्र क्या होगी? बात को समझना। मैं अब चर्चा कर रहा हूं रमन की। रमन की जो उम्र है मेरे भाई वो है 48 वर्ष और ये कब की उम्र है? तो ये है 6 वर्ष बाद की, आफ्टर 6 ईयर, 6 वर्ष बाद की। तो आज मुझे बताओ ये जो रमन नाम का व्यक्ति है आज कितने साल का होगा? तो वो 6 साल बाद 48 का होगा, तो मेरे दोस्त आज होगा 42 साल का। अरे 6 साल कम करना होगा, तो आज कितने साल का होगा? 42 साल का। अब रमन और लांबा की जो उम्र का अनुपात है वो है, रमन और लांबा की जो उम्र का अनुपात है वो है 7:5।
और आपको उम्र पता चल गई किसकी, रमन की। और रमन की उम्र आपके हिसाब से 7 है और सवाल के हिसाब से 42 है। तो 7 की वैल्यू 42 है। कितने गुना है, 6 गुना। तो मेरे भाई 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 की वैल्यू होगी 30। तो लांबा की जो वर्तमान उम्र होगी वो 30 होगी। और लांबा की वर्तमान उम्र ही बताना है और 30 आपके सवाल में नहीं लिखा हुआ है, तो आप इस ऑप्शन को 30 कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर है और त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण 56 डिग्री है। आपको वृत्त की त्रिज्या बताना है। तो देखो, यदि आपको किसी वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यदि पूछा जाए इस तरीके से, ये सेक्टर यदि का एरिया यदि आपसे पूछा जाए, तो इस सेक्टर के एरिया में यहां जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा और ये जो होगा मेरे भाई ये रेडियस होगी। तो इसका यदि आपसे क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू आपको बताई गई है, पाई की वैल्यू है 22/7। पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7। ठीक है, आप इसे बॉक्स में बंद कर लें क्योंकि ये आपको पेपर तक काम आने वाला है। ठीक है, एरिया है मेरे भाई 110, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है 110, थीटा की वैल्यू आपको दी गई है, केंद्रीय कोण जो है वो है 56 डिग्री का, अपॉन करेंगे 360 इंटू पाई की वैल्यू यदि देखेंगे तो पाई की वैल्यू होगी 22/7। 22/7 और आपको इस त्रिज्या को निकालना है। ठीक है मेरे भाई, कैंसिल करने बैठेंगे तो आप 11 से कैंसिल कर दें। 11 दहम 110 और 11 से कैंसिल करेंगे तो 11 दूनी होगा 120, 11 दूनी 22 होगा। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल होगा 180 बार। ठीक है भाई, 4 से कैंसिल करेंगे तो 14 चौके 56 होगा और 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 चौके 16 और 2 4 पंचे 20 हो जाएगा। और इसको यदि आप 7 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 बार कैंसिल होगा और इसे आप कैंसिल करेंगे तो ये 5 बार कैंसिल होगा। ठीक है मेरे भाई, तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी 5 गुना 45 को मैं 9 गुना 5 लिख सकता हूँ। तो मेरे भाई आर की वैल्यू क्या होगी, 5 बाहर हो जाएगा और यहाँ से 3 बाहर होगा। देखो स्क्वायर हटेगा तो करनी लगेगी, तो 9 में से 3 बाहर आएगा और 2 बार 5 है तो एक 5 बाहर आएगा। आर की वैल्यू होगी मेरे भाई 15। 15 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या होगी। ये आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। हो सकता है कि ऑप्शन जो है वो गलत टाइप हो गए हैं, पहले तीसरे और चौथे सवाल के ऑप्शन सेम सेम है। ठीक है दोस्त, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक लोहे की गेंद को पिघलाकर समान त्रिज्या वाली 14 गोलाकार गेंदों में ढाला गया है। प्रत्येक गोलाकार गेंद की त्रिज्या आपको बतानी है। बात को समझने की कोशिश करना। देखिए, गोले का जो आयतन होता है वो होता है मेरे भाई 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है गोले का आयतन। तो आप मुझे बताओ, 20 सेंटीमीटर वाला एक लोहे का गोला यदि पिघलाया जाए तो उसका आयतन कितना होगा, तो 4/3 20 की पावर 3। अब इतने आयतन की आपको 64 बॉलें बनाना है। कितनी बॉलें बनाना है, 64, जबकि वो भी गोलाकार होंगी। और जो गेंदें बन रही है उसका आपको आयतन बताना है। और ऐसी जो गेंदें बन रही है वो कितनी बन रही है, 64। ठीक है, देखिए इसे आपको 4/3 पाई से 4/3 पाई को पहली फुर्सत में कैंसिल कर देना था। ठीक है जी, अब यहां बचा आपके पास 20 की पावर 3 और यहां जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है 64 गुना 4। बराबर में लिखना है आपको आर का क्यूब। अब 64 को आप यदि ध्यान, सॉरी ये 4 तो कैंसिल हो गया था। ठीक,
अब 20 की पावर 3 है और 64 को आप लिख सकते हो 4 की पावर 3, मानते हो जी। और बराबर में क्या है, r की पावर 3। तो सभी जगह से पावर 3 को आप हटाएंगे, तो पावर 3 को हटाएंगे तो मेरे भाई आपका जो आंसर होगा वो 20/4 होगा। और 20/4, इसका अर्थ ये है कि आपकी जो त्रिज्या होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। आप एक बार इसे बेहतर ढंग से देख लें जरा। हुबहू सवाल आपके कांस्टेबल में आने वाले हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ए अकेले किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि उन्होंने इस पर 4 दिन तक साथ में काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया, शेष काम कितने दिन में पूरा होगा? देखिए जी, ए काम करने के लिए 16 दिन ले रहा है और बी जो है वो काम करने के लिए ले रहा है 12 दिन। आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे मेरे भाई तो 16 तिया 48 होगा और 12 चौके 48 होगा। 16 से 3 बार और 12 से करेंगे तो 4 बार। तो आप मुझे बताओ इन दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किए? तो जब ये दोनों मिले मेरे भाई तो इन दोनों ने काम किए 4 दिन तक। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 और 3 7। तो कुल मिलाकर 4 दिन में इनके द्वारा जो काम किया जाएगा वो किया जाएगा 28। ठीक है, अब 48 में से 28 काम आपका हो चुका है तो बचा काम कितना? 20। यही तो बचा वाला काम है। और ये किससे कराना मेरे भाई? बी से, क्योंकि यहां अब ए छोड़ के जा चुका है। शेष काम को पूरा करने में बी कितना समय लेगा? जबकि बी एक दिन में 4 काम करता है, तो 20 काम करने में मेरे भाई इसे लगेंगे पूरे पूरे 5 दिन। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए। यदि 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य 78 रुपए है तथा 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का 4 गुना हो, तो दोनों मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या आपको बताना है। ठीक है, आप चाहे तो इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते थे। आपको ऐसा ऑप्शन उत्तर बनाना है जिसका मूल्य जो है वो कितना हो जाए? 78 रुपए। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में सिखा रहा हूं मेरे भाई। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या आप एक बार मान लो। तो 2 रुपए के सिक्कों की जो संख्या है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का 4 गुना है। तो ये x है, तो ये होगी 4x। तो मैं इनका एक बार मूल्य लिखना चाहूंगा, कुल मूल्य कितना होगा? बताओ, 4x सिक्के हैं और 2 रुपए के सिक्के हैं तो कुल मूल्य इनका 8x होगा। और x सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं तो कुल मूल्य इनका 5x होगा। कुल मूल्य यदि मैं जोड़ दूं तो दोनों का मूल्य होगा 13x और 13x की वैल्यू सवाल में दी गई है 78। तो आप मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी होगी? तो मेरे भाई x की वैल्यू होगी 6। इसका अर्थ ये हुआ कि 5 रुपए के 6 सिक्के हैं, 5 रुपए के 6 सिक्के हैं, 5 रुपए के 6 सिक्के, ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए आप एक बार। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 2 वर्षों के लिए 10,000 रुपए पर 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से की जाए। ठीक है जी, मैं एक बार आपको वार्षिक रूप से गणना कर रहा हूं और एक बार अर्धवार्षिक रूप से गणना कर रहा हूं और दोनों का अंतर मुझे बताना। तो देखिए जी, कितना रुपए है? 10,000। और यदि गणना वार्षिक होगी तो मुझे 20% की दर से 2 साल का ब्याज बताना है। तो पहले साल जो ब्याज आएगा वो 10,000 का 20% आएगा और 10,000 का 20% मेरे भाई 2,000 रुपये होगा। और यहाँ भी जो ब्याज आना है वो 2,000 रुपये आना है। और चूंकि मुझे 2,000 रुपये का भी 20% लेना होगा तो ये लेना होगा, तो ये आएगा 400 रुपये। ये कहानी हुई मेरी वार्षिक वाली। ठीक है जी, यदि 10,000 रुपये का 20% से मैं ब्याज लेने लग जाऊं और वो भी वार्षिक, तो 2 साल में मुझे कुल मिलाकर 4400 रुपये ब्याज होगा। ठीक है,
अब यही गणना मैं अर्धवार्षिक करने लगूं तो मेरे भाई अर्धवार्षिक यदि गणना होगी तो ये दर जो है वो 20 वाली 10% हो जाएगी। आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है जी। और समय जो है वो 2 साल वाला 4 साल हो जाएगा। 2 साल वाला समय कितना होगा मेरे भाई? 4 साल होगा। अब बात को समझ। टोटल पैसा 10,000 रुपये ही। अर्धवार्षिक गणना यदि होगी तो 10% से होगी तो पहले साल ब्याज आएगा 1,000 रुपये, इसमें कोई चेंज नहीं है। दूसरे साल ब्याज आएगा तो मेरे भाई दूसरे साल यहाँ ब्याज आएगा 1,000 रुपये, और यहाँ ब्याज जो आएगा वो 10% की दर से 100 रुपये आएगा। अब मैं तीसरे साल ब्याज लूंगा तो पहले तो मूलधन पर ब्याज लेना होगा, उसके बाद मुझे इस ब्याज पर ब्याज लेना होगा, उसके बाद मुझे इस वाले ब्याज पर ब्याज लेना होगा, और लास्ट में मुझे इस वाले ब्याज पर ब्याज लेना होगा। तो इसका ब्याज होगा 10। मानते हो जी? अब मुझे चौथे साल भी गणना करनी है, तो चौथे साल यदि मैं गणना करूंगा तो देखो ये 4th ईयर की कहानी बताओ, तो ये ब्याज होगा 1,000 रुपये जो कि मूलधन पर आएगा, और फिर 1,000 रुपये पर भी ब्याज लेना होगा तो ये 100 आएगा। और 100 कितने बार आएगा? 1, 2, 3। तो 100 में मैं कर दूंगा 3 से मल्टीप्लाई, तो ये तीनों पर ब्याज ले चुका हूं मैं। अब 100 पर मुझे ब्याज लेना तो मुझे 10 रुपया ब्याज मिलेगा, और 100 कितने बार लिखा है? तो 3 बार लिखा है, तो यहां भी मुझे 3 बार ब्याज आएगा। और इस 10 पर यदि मुझे 10% ब्याज लेना है तो वो आएगा 1। अब देखो इधर ब्याज 4400 आया था, इधर का ब्याज 4400 कम कर दो, 1,000, 2,000, 3,000 और ये 4,000 हो गया। 4,000 में 300 जोड़ेंगे तो कितना हो गया मेरे भाई? 4,300, और 100 और जोड़े तो कितना हो गया? 4,400। इतना कम हो गया। अब ये अंतर बचा है 100, 200, 230, 240 और एक जोड़ेंगे तो 241। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। इससे जल्दी यदि आपको करना है तो आपको फिर इनकी रेसो की ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, वो ट्रिपलेट से आप आसानी से इससे और जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आई। दो विद्यार्थी हैं, एक परीक्षा में बैठते हैं, एक विद्यार्थी दूसरे से 9 अंक ज्यादा अर्जित करता है। ये सवाल आबकारी में पूछा हुआ है। तो एक विद्यार्थी x अंक अर्जित कर रहा है मान लो, तो दूसरा अर्जित करेगा x+9। ठीक है, और उसके अंक जो है वो दोनों के अंकों के योग का 56% है। तो ज्यादा वाले के जो अंक है, ज्यादा वाले के जो अंक है वो दोनों के योग का कितने परसेंट है मेरे भाई? 56%। यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 14 चौके 56, और 4 से काटेंगे तो मेरे भाई ये 25 बार कटेगा, 25x होगा, और 25 नम्मे हो जाएगा 225। यहां यदि देखेंगे तो 14 दूनी 28x होगा, और 14 नम्मे हो जाएगा मेरे भाई 126। 28x 25x को उधर ले चलो आप, तो ये 3x बचेगा। 126 को इधर लाएंगे तो ये 99 बचेगा। तो मेरे भाई x की जो वैल्यू आएगी वो 33 आएगी, और x की वैल्यू 33 आएगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी अकेले में 33 लिखा हुआ है, तो एक को 33 अंक मिलेंगे और एक को 33+9 मिलेंगे। इसका अर्थ ये है कि उसको अंक मिलने हैं 42। आबकारी 2025 की परीक्षा में आया हुआ सवाल है, ये कांस्टेबल में रिपीट हो सकता है, डेटा चेंज हो सकता है बस। देखिए एक संख्या का 25% 650 है, तो उस संख्या का 80% बताना है। तो इस सवाल को आप डायरेक्ट ऐसे कर जाओ कि 25% जो है वो 650 के बराबर है, तो आपको वैल्यू किसकी निकालना है? 80%। देखिए जी ये प्रतिशत से प्रतिशत तो कैंसिल हो जाएगा, 5 से यदि कैंसिल करेंगे तो 5 बार कैंसिल होगा, और इसे यदि 5 से कैंसिल कर रहे होंगे आप तो ये कैंसिल होगा मेरे भाई 16 बार। ठीक है, इसे 5 से कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल होगा कितने बार? 130 बार। अब आप जीरो को तो छोड़ दो, लास्ट में क्या आना है? 0। अरे हाँ है ना, क्योंकि देखो सारे के यूनिट प्लेस पर क्या लिखा हुआ है? 0, तो 0 को छोड़ ही दो। अब आप मुझे बताओ 6 का यदि 3 में गुणा करें तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 8। तो 2080 मेरे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए आप एक बार। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट जब आप निकालते हो ये तरीके सीखते हो,
और आपको धीरे धीरे करके ये सीखना होगा। बात को समझिए। अगला सवाल, हो सकता है कि आप इसे रीजनिंग का भी सवाल समझें, तो इसमें कोई राय नहीं है कि आप रीजनिंग समझे या मैथ समझे, लेकिन सही मायने में ऐसे सवाल आपको पेपर में देखने को 100% मिलेंगे। देखिए जी, 11 का संबंध जिस तरीके से 265 से है, उसी तरीके से 20 का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप मुझे एक बार 11 का स्क्वायर बताइए, तो 11 का स्क्वायर होगा 121, और एक जोड़ के स्क्वायर बताइए 12 का स्क्वायर, और मेरे भाई 12 का स्क्वायर होगा 144, और इन दोनों को आप एक बार ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने पर आएगा मेरे भाई 265। बात समझ आई? ये जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर प्लस इससे एक बढ़कर स्क्वायर करना है, और उन दोनों का जोड़ कितना होगा, 265। तो सही मायने में आपका आंसर होगा 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होगा मेरे भाई 400, और 21 का स्क्वायर होगा 441। तो आपका आंसर होगा मेरे भाई 841, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखिए, 2, 6, 12, अगले दो नंबर क्या होंगे आप मुझे बताओ। 2 से 6 कैसे बना, तो आप बोलेंगे 4 जुड़ा। 6 से 12 कैसे बना, तो 6 जोड़कर। 12 से 20 कैसे बना, 8 जोड़कर। आगे कितना जोड़ना होगा, तो आप बोलेंगे 10 जोड़ना होगा, और जो नंबर आएगा उसमें कितना जोड़ना होगा, 12। तो 20 में 10 जोड़ेंगे मेरे भाई तो 30 होगा, और 30 में 12 जोड़ेंगे मेरे भाई 42 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखो, ये नंबर जो है वो एकदम नज़दीक नज़दीक दिख रहे हैं, तो आप फाइनली इनका अंतर ले लें। अंतर जब निकालोगे तो 13 में से 5 जाएगा 8 होगा, और यहाँ 5 15 में से 8 जाएगा तो ये 7 बचेगा, और 0 0 20 20 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो 5 में से 0 जाएगा तो मेरे भाई ये 5 बचेगा, और 8 में से 1 जाएगा तो मेरे भाई ये 7 बचेगा, और बाकी सब कैंसिल हो जाना है। 10 में से 8 जाएगा तो मेरे भाई ये 2 बचेगा, और यहाँ बचा कितना, 0। फिर 10 में से यदि 3 जाएगा तो ये 7 बचेगा, और 19 से 19 कैंसिल हो जाना है। देखो, पहले 78 कम हुआ, फिर 75 कम हुआ, और फिर कितना कम हुआ, 72। सही मायने में 1938 में अब जो कम होना है वो कम होना है 69। 18 में से 9 कैंसिल करेंगे तो 9 आएगा, और आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 1869 आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, जितना हो सके आपको समय भी बचाना है पेपर में बैठ के। देखिए, एक गांव की जनसंख्या 3% की वृद्धि हुई, यदि 122 कम होती तो 1% की कमी होती, तो मूल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा मान लो कि मूल जनसंख्या 100% है। मूल जनसंख्या कितने मेरे भाई, 100%। 3% की वृद्धि हुई तो जनसंख्या बढ़ के 103% हो गई होगी, और अगली बार 1% की कमी शो दिखा रहा है, तो 1% की कमी होगी तो ये 99 होगी। आप मुझे बताओ, पहले की तुलना में अभी जो जनसंख्या में अंतर बन रहा है वो कितने परसेंट का बन रहा है, 4% का, और इसी 4% का अंतर जो है वो किसको दिखाने लग रहा है, 122 को। मेरे भाई आपको बताना क्या है, मूल जनसंख्या, और मूल जनसंख्या अपने आप में कितनी होगी, 100%। पहली फुर्सत में आपको इस प्रतिशत से प्रतिशत को काट देना है, बराबर है। उसके बाद 2 से आप कैंसिल करिए 2 बार, और 2 से कैंसिल करिए मेरे भाई तो कितने बार कैंसिल होगा, 61 बार। 2 से कैंसिल करेंगे इसे तो 2 से कैंसिल होगा ये 50 बार। एक जीरो तो आना है, और जीरो से तुरंत पहले 5 आना है, दो ऑप्शन में लिखे हुए, तो आप सॉल्व कर लें। जीरो, 5 एकम 5, और सामने आना है 5 6 का 30। सही मायने में मेरे भाई आंसर होगा 30 50, ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है आपका। 16,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो। एक बात ध्यान रखना, बात करें त्रैमासिक की और बात करें अर्धवार्षिक की,
तो त्रैमासिक के केस में ध्यान ये रखना है आपको को दर को 4 से भाग कर देना है और समय में 4 से गुना करना है। और अर्धवार्षिक के केस में दर को 2 से भाग करना है और समय में 2 से गुना कर देना है। इतनी चीज आपको याद रखनी है त्रैमासिक और अर्धवार्षिक के केस में। ठीक है भाई। अब अगली चीज ये है कि देखो पिछला सवाल आपने ट्री वाली मेथड से किए थे, अब इस सवाल को मैं आपको रेशो वाले कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ। तो आपको ध्यान केवल और ये रखना है कि यदि जब भी 2 साल का सीआई निकालना हो तो रेशो याद रखना 2:1, 3 साल का सीआई निकालना हो तो रेशो याद रखना 3:3:1, 4 साल का सीआई यदि निकालना तो रेशो याद रखना 4:6:4:1। अरे हाँ है ना। इस अब इसका यूज कैसे करेंगे देखिए, जो भी प्रिंसिपल है आप उसको लिख लो एक बार। प्रिंसिपल है 16,000, मेरे भाई 4 से भाग लगाएंगे क्योंकि त्रैमासिक गणना करनी तो 5% होगा, तो 1600 का 5% का 2 जीरो से 2 जीरो, 16×5 = 80, 800, 800 का भी 5% निकालो, 800 का 5% 40 होगा, 40 का 5% निकालो, 40 का 5% 2 होगा। ठीक है। अब टोटल कितने महीने की कहानी, 9 महीने की। आप मुझे बताओ 9 महीने में कितने त्रैमासिक होंगे, 9 महीने में कितने त्रैमासिक होंगे। 9 महीने में 3 त्रैमासिक होंगे, 3 त्रैमासिक होंगे। इसका अर्थ ये है कि 3 साल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करो। 3 3 1 रेशो है, रेशो का यूज ऐसे करेंगे। 8×3 = 2400 प्लस 4×3 = 120 प्लस 2×1 = 2, कुल मिलाकर ये 2522 उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से देख लो आप एक बार। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आई। 6 महीने के बाद 3% प्रतिवर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज 72 रुपये, तो मूलधन बताना है। तो आप मुझे बताओ ब्याज क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर जी मूलधन गुणित दर गुणित समय। ध्यान रखना समय हमेशा वार्षिक रखा था, तो 6 महीने को ईयर में बदलने के लिए 12 से भाग कर दी और गुने में करना है 100। 3 से काटेंगे तो मेरे भाई ये 4 बार कैंसिल होगा। 6 से यदि काटेंगे तो ये होगा 12×6 = 72, 12×4 = 48 और 2 जीरो और शिफ्ट करेंगे तो प्रिंसिपल होगा आपका 4800 रुपये। याद रहे हूबहू सवाल कांस्टेबल में आने वाले हैं इस टाइप के। अरे हाँ है ना। तो आपको एकदम सटीक तरीका सीखना है बिल्कुल। देखिए ए बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय चालू करते, ए का निवेश बी के निवेश के 7 गुना के बराबर। देखो जी ए और बी, बी यदि 1 निवेश करता है तो ए निवेश करता है 7। ठीक है। और 2,75,000 के वार्षिक लाभ में एक का हिस्सा बताना है। एक चीज और ध्यान रखना है, यदि समय का जिक्र ना हो, यदि समय का जिक्र ना हो तो फायदा निवेश की गई राशि के अनुपात में बढ़ जाता है। फायदा जो होगा वो निवेश की गई राशि के अनुपात में डायरेक्ट बांट सकते हो आप। तो आप मुझे बताओ जितना पैसा लगा उतना फायदा लेंगे। टोटल फायदा 8 का मान लो, 8 की वैल्यू सवाल में 2,75,000। आपको वैल्यू किसकी बतानी, 7 की वैल्यू आपको निकालनी है क्योंकि ए 7। ठीक है। देखिए 8 से कैंसिल करेंगे, 8×3 = 24 होगा, बचेगा कितना 3, 8×4 = 32 होगा, बचेगा 3, 3 बचेगा तो 8×3 फिर 24 ले लो, 24 के बाद बचेगा 6, 8×7 = 56 और 8×5 = 40 हो जाए। 5 से गुणा करेंगे तो 7×5 = 35, 3 बचा, 7×7 = 49 और 3 52 का 2, हाथ का बचा 5, 7×3 = 21 और 5 26, हाथ का 2, 7×4 = 28 और 2 30 और देखो लास्ट में ऑप्शन नंबर ए में ऐसा लिखा हुआ 240, 625 आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा। मैं एलिमिनेट नहीं कर पा रहा था इसलिए मैं 0 तक गुणा किया, उसके बाद मुझे गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। विपरीत दिशा में चलने वाली दो ट्रेनें जो है प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 30 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती है, वे एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती है, तो उनके चालों का अनुपात बताना है। उनके चालों का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए जी मान लो ये एक ट्रेन और ये दूसरी ट्रेन,
और आप ऐसा मान लो ये दोनों यहाँ से यहाँ तक एक निश्चित दूरी चल रही, अरे हाँ है ना, और एक दूसरे को 25 सेकंड में पार कर रही, वो भी ठीक। लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक आएगी और ये यहाँ से यहाँ तक आएगी, तब आप ये बोलेंगे कि ये ट्रेन एक दूसरे को पार कर गई। कहने का अर्थ ये है कि इस सवाल में आपकी डिस्टेंस सेम है दोनों के लिए। तो आप मुझे बताओ इनका टाइम का रेशो क्या है। तो आप बोलेंगे सर जी इनके टाइम का रेशो है 30 और 15। 30 और 15 टाइम का रेशो क्या है, 30 और 15। और आपको बताना है स्पीड का रेशो, तो ये इसका जस्ट डबल होगा, तो स्पीड का रेशो होगा मेरे भाई 15 और 30। 15 और 30, तो 15 × 15 और 15 दूनी 30। 1:2 या 2:1 इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यदि दूरी समान हो तो चालों का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक हवाई जहाज 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उस दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए आप मुझे बताओ 400 किलोमीटर की गति से 8 घंटे तक चल रहा है तो 3200 किलोमीटर दूरी तय कर जाएगा। और आपको ये दूरी कितने घंटे में तय करानी, 5 घंटे में। तो चाल यहाँ से पता कर लो आप, 5×8 = 40 और 8×8 = 64। इसकी जो स्पीड रखना होगा वो 640 किलोमीटर पर आवर रखना होगा। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगले सवाल पर आइए। यदि पी क्यू 3:5 है, क्यू पी आर दिया है 2:3, तो आपको 3P 4Q और 3R का मान बताना है। आप 1 सेकंड के लिए ऐसा लिख, PQ 3:5 और P का संबंध दिया R से, P यदि 2 है तो R दिया हुआ है 3। तो मेरे भाई P को आप सेम कर लो, तो यहाँ 2 से गुणा कर दो, यहाँ 3 से गुणा करना, यहाँ 2 से गुणा करना होगा और यहाँ गुणा करना होगा 3 से। तो P हो जाएगा दोनों ही केस में 6, Q हो जाएगा 10 और R हो जाएगा मेरे भाई 9। अब आप मुझे बताओ 6×3 = 18, P की वैल्यू रखेंगे, जब Q की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाना है 40 और R की वैल्यू रखेंगे तो 9×3 हो जाएगा 27। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पर आइए। सुरेश प्रतिवर्ष 10,000 रुपये वेतन कमाता है और यदि उसके वेतन में 14% की वृद्धि हो गई, तो आप मुझे इतनी सी बात बताओ 10,000 का 14% कितना होगा, 400, 1400। 10,000 का 14% कितना होगा, 1400। 10,000 रुपये वो कमाता है, 1400 रुपये और ज़्यादा बढ़ गए, तो वो कमाने कितने लगा सही मायने में, 11,400 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम 3:4 है, सॉरी दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और महत्तम जो है वो 8 है, उनका लघुत्तम बताना। देखो जब भी ऐसा रेशो आए और ये दोनों एक दूसरे के सहभाज्य को प्राइम नंबर यदि हो, तो आपको एक अलग से इनका एचसीएफ मान लेना। इनको हमेशा ही AX और BX, सॉरी AX और BX ऐसे मान लेना। X इनका एचसीएफ है। जैसे यहाँ दो संख्या, तो मैं एक संख्या 3x मान लूंगा और एक संख्या मान लूंगा 4x। आप मुझे बताओ इसका एचसीएफ कितना होगा, x, और x की वैल्यू क्या होगी 8। तो मेरे भाई एक तरफ 8×3 = 24 लिख दीजिए और एक तरफ 8×4 = 32 लिख दी। ठीक है, अब आपको इन दोनों का एलसीएम बताना है, तो 24 और 32 का एलसीएम होगा 96, क्योंकि 24 चौके 96 और 32 तिया 96। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। राहुल 5 घंटे में 25 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाता है। यदि स्थिर जल में राहुल की जो गति वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह दूरी ज्ञात करो जिसे वह 20 घंटे में धारा के अनुकूल दिशा में तय करता है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। राहुल 6 और धारा के प्रतिकूल जा रहा है, तो धारा के प्रतिकूल देखो, धारा के एक गति होगी धारा के अनुकूल और एक होगी प्रतिकूल। अनुकूल में चालें जुड़ती है और प्रतिकूल में चालें घटती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रतिकूल में चालें घटेगी। मान लो राहुल 6 का है और धारा x की,
तो राहुल की सही मायने में चाल होगी 6 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। तो मेरे भाई दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय, चाल गुणित समय। और समय कितने घंटे लग रहा है, 5 घंटे। इससे कैंसिल करेंगे तो ये 5 आएगा, ये 6 माइनस एक्स होगा, तो एक्स की वैल्यू मेरे भाई 1 आएगी। धारा की चाल 1 होगी। अरे हाँ है ना। अब कितने घंटे तक चलना है इनको, 20 घंटे तक। कैसा चल रहा है, तो धारा के अनुकूल। और अभी आपके बताए थे कि अनुकूल में चालें जुड़ती है और प्रतिकूल में घटती है। अनुकूल में चालें जुड़ेंगी तो एक ये है और 6 का राहुल था, कुल मिलाकर कितने घंटे तक चलना है, 7 घंटे तक। 20 सॉरी 7 किलोमीटर की स्पीड से जाएंगे और 20 घंटे तक चलना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड होगा, 140 किलोमीटर। ठीक है जी। उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल बेहतर ढंग से समझ आ रहे होंगे, और वो सवाल जो आपको सीधे पेपर में छपे हुए मिलेंगे। देखिए, विकास और सुजीत की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है। सुजीत की वर्तमान आयु ज्ञात करें। कई सारे तरीके मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ कि मान लो ये 4 है और ये 5, इसे 4x कर लो, इसे 5x कर लो। कितने साल बाद की रेशो दिया है, 3 साल बाद का, तो दोनों 3 3 बढ़ जाएंगे और ये अनुपात 11:9 हो जाएगा। 11:9 के 45x प्लस 11 सॉरी 9 तिया 27, 11 से काटेंगे तो 11 चौके 44x और 11 तिया होगा 33। 45x में से 44x कैंसिल होगा, x बचेगा और 27 उधर जाएगा तो मेरे भाई 6 बचेगा, x की वैल्यू 6 आएगी। सुजीत की वर्तमान आयु बताना है, सुजीत ये, तो 6 चौके 24 साल का सुजीत होगा, क्योंकि देखो पहला वाला रेशो वर्तमान वाला है, तो 6 चौके 24 साल का सुजीत होगा। आप इसे ऑप्शन देख के भी लगा सकते थे। देखिए, मैं आपको पुराने कांस्टेबल के सेटों में भी ये चीज़ सिखा चुका हूँ। सुजीत की वर्तमान आयु कितनी है, 4, तो सुजीत की जो भी आयु होगी वो 4 का मल्टीपल होगी, और एक ही ऑप्शन 4 का मल्टीपल दे रखा है। ठीक। चूंकि अपने को सवाल की थोड़ी बहुत भाषाएं भी सीखनी, इस कारण से अपन इसे डिटेल में सीख रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आई। एबीसी एक साझेदार में काम करते हैं। ए बी द्वारा किए गए निवेश का 3 गुना निवेश करता है। देखिए, ए बी, बी 1 निवेश करता तो ए 3 करेगा, और बी जो है सी द्वारा निवेश किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। सी यदि 3 निवेश करता है तो बी 2 निवेश करता है। अरे हाँ ना। तो आप पहले तो मेरे भाई इनका एक्चुअल अनुपात निकाल लो, तो आपको बी को सेम करना पड़ेगा। तो इसे 2 से गुणा कर दो, इसे भी 2 से गुणा करो। ए का निवेश 6 है, बी का 2 है और सी का निवेश 3। बी सी द्वारा निवेश किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है, बराबर। दोनों को यदि जोड़े तो 6 और 2 8 और 3 11 हो गया। 11 की वैल्यू सवाल में दी गई है 6600। आपको लाभ किसका बताना है, लाभ बताना मेरे भाई बी का हिस्सा, तो इससे कैंसिल करेंगे तो ये 600 बार होगा, और बी का हिस्सा मेरे भाई 2 है, 6 दूनी 1200। आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी। चलिए अगले सवाल। देखो इसकी 3 कहानी, बात को समझना। 3 केस इसके टोटल आते हैं पेपर में ज़्यादातर। इसके केस तो ज़्यादा होते हैं लेकिन हाल फिलहाल में 3 आते हैं। एक हो गया प्लस वाला, एक हो गया माइनस वाला, और एक केस हो गया मेरे भाई इनटू वाला, जिसका सवाल आपके सामने बनाऊँ, इनटू वाला केस। तो प्लस वाले केस में और माइनस वाले केस में करना ये है कि ए के 2 टुकड़े करना है, एन और एन प्लस 1 ऐसे होना चाहिए, दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। तो प्लस वाले केस में बड़ा वाला आंसर होगा, एन प्लस 1 आंसर होगा, और माइनस वाले केस में मेरे भाई छोटा वाला आंसर होगा, एन आंसर होगा। और इनटू के केस में जो नंबर लिखा है स्वयं वही नंबर आंसर होगा, जो नंबर लिखा है स्वयं वही आंसर होगा। जैसे ये इनटू का केस है तो इसका आंसर स्वयं नंबर होगा, ऑप्शन नंबर ए खुद 5 होगा। ठीक है भाई, अगले सवाल पर आइए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 30, 18 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचे। मैं ऐसे कई सवाल आपको करा चुका हूँ,
सेट के दौरान भी। ये सवाल ऑप्शन से ही करना बेहतर है, बहुत आसानी से हो जाते हैं। अरे हाँ ना, तो फालतू इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बात को समझो जरा एक बार। संख्या 20 से कटेगी, कब कटेगी? जब उस पे से 3 घटे। 3 शेषफल बच रहा है, इसका अर्थ क्या है? 3 घटने के बाद वो 20 से कट रही होगी। आप मुझे बताओ, इसमें 3 घटाएंगे तो 20 से कटेगा? नहीं कट सकता। इसमें 3 घटाएंगे तो भी नहीं कटेगा, इसमें 3 घटाएंगे तो भी 20 से नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि यदि कोई संख्या 20 से कट रही है तो उसके लास्ट में जीरो होना जरूरी मेरे भाई, और 3 घटाने पर केवल ऑप्शन नंबर ए ऐसा है जो लास्ट में जीरो दिख सकता है, वो 20 से कट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 50 वस्तु का माध्य जो है वो 24 है। यह ज्ञात हुआ कि दो वस्तु को गलती से 38 और 77 के स्थान पर 83 और 17 पढ़ा गया, तो सही माध्य आपको बताना है। बात को समझो। 50 वस्तु का माध्य यदि 24 है तो मैं ये बोल दूंगा कुल हो गया ये 1200। कुल कितना हो गया? 1200। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि दो वस्तु को गलती से 38 77 के स्थान पर, सही में क्या था? 38 और 77। 8 7 15 का 5, हाथ का 1, 7 3 10 और 1 11, सही में 115 था। लेकिन उसको पढ़ लिए गलती से 83 और 17, तो 7 3 10 और 9 और 1 10, पढ़ लिए 100। सही में 15 ज़्यादा था। अरे हाँ है ना, एक मतलब 115 लिखना था, लिख कितना दिए? 100। इसका अर्थ ये कि 15 और बढ़ जाएगा, और पूरे 50 पर यदि 15 बढ़ने लग जाए तो एवरेज में ये 0.3 बढ़ेगा। अरे हाँ ना, और ये जो निकाले हो आपने, इसको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, एवरेज से ही ये बात सीख सकते थे। देखो 115 वहाँ लिखना था, लिखे कितना? 100। तो फाइनली गलती 15 की हुई है। 15 की गलती हुई है, पूरे 50 पर यदि देखें तो 0.3 की गलती मानी जाएगी, और 0.3 ऐड होगा, और 0.3 ऐड होगा मेरे भाई, तो नया जो एवरेज होगा वो 24.3 होगा। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। एक डिब्बे में 100 अंडे हैं, जिसमें से 10 अंडे खराब हो गए और 5 अंडे चुने गए। इनमें से कोई अंडा खराब ना हो, क्या प्रायिकता होगी? बात को समझने की कोशिश करना। 100 अंडे थे और मेरे भाई 10 अंडे खराब हो गए। 10 अंडे खराब हो गए, तो अंडा खराब कौन सा नहीं होगा? जो बचे हुए 90 है वो नहीं होंगे। तो सही मायने में इसकी प्रायिकता जो होगी वो 90/100 होगी। 90/100 मतलब 9/10 होगी। लेकिन ये बात किसकी कर रहा है? 5 अंडे चुने गए। इसका अर्थ ये है कि ये कहानी 5 बार हुई है, तो सही मायने में इसकी पावर 5 करनी होगी। 9/10 की पावर 5 आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 है, ए बी बी सी प्लस सी ए बराबर 12 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू बताना है। तो देखो, एक शॉर्ट्स भी आपके लिए इसका डाल रखें। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस होता है सी एस। तो मेरे भाई 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू 7 दे रखी है। ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू दे रखी 12, तो ये 12 दूनी 24 हो जाएगा, और यहाँ से निकल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 24 इधर ट्रांसफर करेंगे तो 25 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आप पिन कर लो। आपकी किस्मत अच्छी रही तो इसी अलजेब्रिक इक्वेशन के साथ आपके पेपर में सवाल आएगा। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल पर। एक बैग में 3 नीली, 2 सफ़ेद और 4 लाल गेंदें, और बैग से यादृच्छिक रूप से इसे निकाला जाता है, तो नीली गेंद होने की प्रायिकता आप मुझे बताओ। नीली टोटल कितनी? 6। और टोटल ही गेंदें कितनी? 5 4 9। तो सही मायने में नीली गेंद 3 है और टोटल कितनी है? 9। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो 1/3 होगी। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा। चलिए जी अगले सवाल पर देखिए। यदि एक समांतर श्रेणी का 12वां पद
क्या हो 97। तो देखो समांतर श्रेणी का जैन सा पद आपको बताना होता है उससे एक कम डी लिख लो आप। 12वां पद मतलब a प्लस 11d और ये कितना है 97। जबकि सार्वंतर ये डी है सार्वंतर इसकी वैल्यू 4। तो a प्लस 11 चौके 44 हो जाएगा। बराबर हो जाना मेरे भाई 97। a की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 होगा और 9 में से 4 गया 5 होगा। a की वैल्यू 53 है। अब आपको कौन सा पद बताना है 20वां पद। तो 20वां पद मेरे भाई a प्लस 19d होगा। a की वैल्यू है 53 प्लस 19 और d की वैल्यू है 4। 19 चौके 76। तो 6 3 9 और 7 और 5 12। जो 20वां पद होगा वो मेरे भाई 129 होगा। ठीक है। और आपको यदि इस बात पे संदेह है कि a प्लस 11d कैसे आया तो ये फॉर्मूला होता है AP का। अरे हाँ है ना AP का कोई भी पद निकालना तो a प्लस एन माइनस 1d। तो n की वैल्यू मैंने 12 रखा तो 12 में से एक कम हुआ तो 11d हो गया। चलिए जी अगले सवाल पर। एक बहुभुज के आंतरिक कोण का योगफल 21 91 8 है 80 है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है तो आपको n की वैल्यू निकालना है। तो देखो जब भी बाह्य कोणों का जोड़ दिया हो तो बाह्य कोणों का जोड़ का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। और बाह्य कोणों का जोड़ कितना दिया 91 80। जीरो से जीरो कैंसिल कर दो। 18 पंचे 90 और 18 एकम 18। n-2 की वैल्यू 51 होगी। तो n की वैल्यू मेरे भाई 53 होगी। और जो अप्रोच सवाल में लग रही है जो फॉर्मूले सवाल में लग रहे हैं जो तरीके सवाल में लग रहे हैं सही मायने में आपको वो तरीके सीखने हैं। सवाल ना भी सीखो काम चलेगा। यदि तरीके सीख गए तो ऐसे 50 सवाल आप कर सकते हो। ठीक है। और इसी टाइप के सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। देखिए यदि आयतन की लंबाई 40% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% तक कम हो जाए और आयत का क्षेत्रफल अच्छा ये आयत लिखा हुआ है आयतन नहीं हाँ आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है तब x का मान बताना। देखो लंबाई 40% बढ़ गई तो आप मुझे बताओ लंबाई 40% बढ़ना मतलब 5 वाली लंबाई 7 हो गई और चौड़ाई 20% कम हो गई। 20% कम हो गई मतलब 1/5। देखिए लंबाई 5 थी तो 5 से 7 हो गई और चौड़ाई 5 थी तो 5 से हो गई 4। आप मुझे बताओ क्षेत्रफल क्या होगा। पहले 25 था तो अब 28 हो गया। फाइनली क्षेत्रफल कितना बढ़ गया 3। किस पर बढ़ गया 25 पर और प्रतिशत का लगा दीजिए 100%। तो प्रतिशत का 100% जैसे ही लगाएंगे तो 25 चौके 100 कट जाएगा और ऊपर 3 से गुणा होगा तो 4 तिया 12% आपके क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। क्षेत्रफल 12% आपका बढ़ जाएगा। ठीक है जी। देख एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और 8 सेंटीमीटर अन्य विकर्ण की लंबाई। देखिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है d1 इंटू d2 विकर्ण के केस में और अपॉन 2। दोनों विकर्णों का गुणा करो और मेरे प्यारे भाइयों उनको आप कर दो आधा। ये विकर्ण का सूत्र होता है। ठीक है। एरिया दिया हुआ 60। पहला विकर्ण दिया 8 दूसरा विकर्ण नहीं पता बटा कर दो 2। 2 से कैंसिल करेंगे 4 बार और 4 से कैंसिल करेंगे 15। तो दूसरे विकर्ण की जो वैल्यू आएगी वो 15 आएगी। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्त अगले सवाल पर। एक छात्र अंक गलती से 39 की जगह में 93 अंकित हो जाता है जिसकी वजह से पूरी कक्षा का जो अंक औसत अंक है वो 1 बढ़ जाता है। कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप मुझे बताओ गलती से 39 के बदले क्या लिख दियो आपने 93 लिख दियो। अरे हाँ है ना 39 के बदले यदि 93 लिख दियो तो गलती क्या की है। 13 में से 9 गए 4 और 8 में से 3 गए 5। गलती हुई है 54 की। आपने 54 ज़्यादा लिख दियो तो 54 कम करना होगा। आप इतनी बात एक बार देखो जरा 54 आपने यदि ज़्यादा लिख दियो तो 54 कम करना होगा। अरे हाँ है ना। और 54 कम जब करने बैठे तो हर बच्चे पर एक एक कम हो जा रहा है। औसत जो है देखो 54 कम करना होगा। अरे हाँ है ना। तो उससे क्या है औसत 1 बढ़ा है और आपको 54 कम करना है। तो
तो प्रत्येक बच्चे पर एक एक यदि बढ़ा तो वो 54 के कारण बढ़ा, तो बच्चे कितने रहे होंगे? हर बच्चे पर एक बढ़ा है और 54 बढ़ गया, वो 54 आपको कम करना है। और हर बच्चे पर यदि एक बढ़ा है तो मेरे भाई 54 बढ़ने के लिए इसे 54 बच्चों की ही रिक्वायरमेंट होगी। तरीके समझने की कोशिश करो, नहीं समझ आ रहा है बार बार सवाल को पढ़ो, देखो, वीडियो रोक रोक के समझो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 3-3 वर्ष के अंतराल पर पैदा होने वाले 5 बच्चों की आयु का योग कितना? 50 वर्ष है। सबसे छोटा कितने का होगा? सबसे छोटा बच्चा जो है वो कितने का होगा ये आपको बताना है। तो देखिए जी, आप ऐसे निकाल लीजिए, एक एक्स का, तो एक होगा x+3 का, एक होगा x+5 का, एक होगा x+9 का, एक होगा x+12 का, और एक होगा x+15। हर एक 3-3 साल में पैदा हुए। टोटल कितने लेने? 5। तो ये 5 तक ले लो। तो टोटल आयु इनकी हो गई 5x। और देखो 12 और 9 21, 21 और 6 हो गया 26, और 26 और 3 हो गया 21 और 6 27, और 27 और 3 हो जाएगा 30, और कुल मिलाकर ये 50। तो 5x बराबर 20 आ जाएगा। तो मेरे दोस्त x की वैल्यू जो आएगी वो 4 होगी। आपको बताना क्या है? सबसे छोटे बच्चे की उम्र, और सबसे छोटे बच्चे की उम्र होगी 4 वर्ष। ठीक है दोस्त, आगे देखिए। एक चाय बेचने वाला 9 रुपये प्रति कप चाय बेचकर 50% का लाभ कमाता है। जब सामग्री की कीमत 25% की वृद्धि हुई तो उसने 10 रुपये प्रति चाय बेचना शुरू किया। अब उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए, आप मुझे बताओ, 9 रुपया प्रति कप बेच रहा है, 9 रुपया प्रति कप बेच रहा है, तो इसमें उसका 50% प्रॉफिट है। अरे हाँ, है ना? 50% प्रॉफिट है, इसका अर्थ ये है कि दो वाली चीज 3 में बेच रहा है। 3 में बेच रहा तो बेच कितने में रहा है? 9 रुपये में। तो दो की कीमत कितनी होगी? 6 रुपये प्रति। ये जो है ना, ये उसकी सीपी है। इतने में उसे चाय पड़ती थी, इतने में वो बेच रहा है। अब चाय जितने में पड़ती थी उसकी कीमत ही 25% बढ़ गई। 25% मतलब 1/4। 1/4 बढ़ गई, मतलब 1/4 निकालेंगे तो 1.5 रुपये बढ़ गई, और 1.5 रुपये बढ़ गई तो मेरे भाई इसकी कीमत जो है वो 7.5 हो गई। इसकी कीमत हो गई 7.5 रुपये, और उसे 10 रुपये प्रति कप के भाव से वो बेच रहा है। तो आप मुझे बताओ, अब कितने रुपए कमाने लग रहा है? 2.5 रुपये। अरे 7.5 में पड़ रही है, 10 में बेच रहा है, 2.5 रुपये कमाने लग रहा है प्रति कप में। किस पर? 7.5 पर, और प्रतिशत का 100 पर। इसे काटेंगे तो मेरे भाई ये 3 मरतबा कटेगा, और 100 में यदि 3 से भाग लगाएंगे तो 33 सही 1/3 आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। आप इसे जल्दी से देखें। चलो जी, अगले सवाल पर चलते हैं। 10 सदस्यों की एक टीम का औसत वजन 55 किलोग्राम है। इस टीम के एक सदस्य का स्थान एक नया सदस्य लेता है जिससे वजन 50 किलोग्राम जिसका वजन 50 किलोग्राम। टीम में कुल सदस्यों का औसत वजन 1 किलोग्राम कम हो जाता है। प्रतिस्थापित सदस्य का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए, 55 नाहम 110, टोटल ये 510 kg के थे। अरे हाँ ना, एवरेज 55 का है, 10 लोग हैं तो 550 kg के टोटल लोग थे। टीम के एक सदस्य का स्थान एक नया सदस्य लेता है जिसका वजन है 50 किलोग्राम। जिसका वजन कितना है? 50 किलोग्राम। लेकिन औसत कितना कम हो जा रहा है? एक कम हो जा रहा है। तो मेरे भाई पहले औसत 55 था, अब औसत 54 हो गया। तो 54 गुना 50, 54 गुना 50 करेंगे तो ये 0 होगा, 5 चौके 20, हाथ का होगा 2। ओ सॉरी 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 सॉरी, देखो एवरेज एक कम हो रहा है तो आप एवरेज लेंगे 54, और टोटल 10 ही लोग तो है, क्या ही करने लग रहा है। तो ये हो जाएगा 540। अब देखो, पहले वजन था 550 और अब वजन है 10 लोगों का कितना? 540। जबकि एक व्यक्ति आ गया है फिर भी ये वजन 540 है। इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति गया होगा उनने आए हुए व्यक्ति का वजन प्लस 10 किलो एक्स्ट्रा ले गया। और आए हुआ व्यक्ति कितने किलोग्राम का? 50 किलोग्राम का। तो वो जो व्यक्ति गया होगा वो 50 + 10 का गया होगा, वो 60 किलोग्राम का गया होगा मेरे भाई।
इस तरीके से इस सवाल को आपको करना था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक दूध वाला 20 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है और शुद्ध दूध से भरे 10 लीटर के पात्र में 4 लीटर पानी मिला देता है। यदि दूध वाला मिश्रण को अपने क्रय मूल्य पर बेचने की शपथ लेता है तो दूध वाले द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप मुझे बताओ, 10 लीटर का एक पात्र, पात्र 10 लीटर का, जिसमें 4 लीटर पानी और दूध कितना होगा, 6 लीटर, 6 लीटर उसका दूध होगा, मान गए। तो आप मुझे बताओ, जो पानी है ये पूरा पूरा सेल कर दिया उनने, मान लो पूरा बेच दिया, और क्रय मूल्य पर बेचने का वादा कर रहा है तो क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। तो आप मुझे बताओ, जितना पैसा फंसाया था उतना पैसा, 6 लीटर दूध का पैसा कमाया फंसाया था उनने, तो 6 लीटर मिश्रण बेच के वो अपना पैसा निकाल लेगा। फायदा कितने का हो रहा है, पूरे पूरे 4 लीटर का। किस पर, 6 लीटर पर, परसेंटेज का 100%। मेरे भाई ये 2 बार होगा, ये 3 बार होगा, और 2/3 को आप अच्छे से जानते हो, ये होगा 66 सही 2/3%। ये इसका नेट प्रॉफिट है। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को, 3240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है आपको। तो 3240 को मैं पहले ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, आप बस उसे ध्यान से देखना। 324 18 का स्क्वायर हो सकता है, तो मैं इसे 18 गुना 18 लिख सकता हूँ, इंटू कर दूंगा 10। 18 को मैं मेरे भाई 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, इंटू 2 लिख सकता हूँ। ऐसे ही ये 3 की पावर 2 इंटू 2, और ये हो जाएगा 2 गुना 5। देखिए सर, 3 की पावर 4 हो जाएगी, 2 की पावर 3 हो जाएगी, और 5 की पावर 1 होगी। मानते हो जी। अब मैं इन्हें देखो, अब मैं ये नहीं करूँगा कि इनका योग निकालते बैठूंगा, मुझे ये पता है योग निकालने के लिए 3 की डिसेंडिंग पावर करते हुए 0 तक जाना है, इंटू 2 की डिसेंडिंग पावर करते हुए 0 तक जाना है, इंटू 5 की डिसेंडिंग पावर करते हुए 0 तक जाना। पहले मैं यहाँ देखूंगा, 5 की पावर 0, 5 1 हो जाएगी, और 5 की पावर 1 कितनी होगी, 5, और कुल मिलाकर ये क्या होगा, 6। इधर जो भी आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन आंसर जो भी होगा वो 6 से कटने वाला होगा। और यदि मेरे भाई आंसर यदि 6 से कटेगा तो निश्चित ही वो आंसर 9 से भी कटेगा। तो ये 2 ऑप्शन आ गए मेरे पास, 108 90 और 108 00। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं यहाँ भी एक बार देखूंगा कि 5 तो नहीं बनने लग रहा कहीं, और 5 बनने लग रहा है तो कितने 5 बनेंगे वो भी मैं एक बार चेक कर लूंगा। अभी कोई 5 नहीं है मेरे पास। 2 की पावर 3 8 होगी, 2 की पावर 2 4 होगी, 2 की पावर 1 रखेंगे तो मेरे भाई ये 2, और 2 की पावर 0 करेंगे 1, 8 4 12, 2 12 और 2 होगा 14, और 14 और 1 होगा 15, तो 1 5 तो बन जाएगा। अब एक बार यहाँ 5 चेक कर रहा हूँ, तो 3 की पावर 4 होगी 81, 3 की पावर 3 होगी 27, 3 की पावर 2 होगी 9, और 3 की पावर 1 होगी 3, 3 की पावर 1 होगी 3, और फिर 3 की पावर 0 होगी मेरे भाई 1, 9 और 1 10, और 10 के बाद ये बन गया 30। इससे भी मतलब नहीं, यहाँ एक, यहाँ 0 नहीं बनेगा लास्ट में। कहने का अर्थ ये कि लास्ट में एक 0 के साथ, 1 0 के साथ 3 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। ठीक है, और मेरे भाई आप जब तैयारी कर रहे हो तो इतनी चीज़ें आपको आना चाहिए, अन्यथा आप इनका जोड़ निकालना चाहे जोड़ भी निकाल सकते पूरा, वो आपने टॉपिक में पढ़ा होगा। अगले सवाल पर, निम्न सवाल में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या अक्षर आपको बताना है। तो पहले आप यही देख लो, कितना जोड़ के डी बनेगा 3, फिर कितना जोड़ना होगा 4, फिर कितना जोड़ना होगा 5, अब कितना जोड़ना होगा 6। तो मेरे भाई 13 में देखो, एम का मान 13 होता है, 13 में 6 जोड़े तो 19, एस वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देख, दो सामान्य पासे यादृच्छिक रूप से फेंके जाते हैं, अधिकतम योग 5 प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। 5 से ज़्यादा योग नहीं होना चाहिए, तो 5 चल जाएगा, 4 चला जाएगा, 3 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 1 भी चलेगा।
तो आपको ये ध्यान रखना है, एक योग नहीं हो सकता, दो योग एक बार होता है, तीन योग दो बार होता है, चार योग तीन बार होता है, और पांच योग चार बार होता है। हर साइड में ये आपको बता रहे हैं। अरे हाँ है ना, आपको एक साइड में टेबल भी लिखा हूँ मैं, कांस्टेबल का पुराना सेट देखिए, उसमें ये प्रायिकता की टेबल और याद दोनों कराई गई। चार और तीन सात, और दो नौ, और एक 10। कुल मिलाकर 10 जगह ऐसा होगा कि पाँच या पाँच से कम योग पूरे बन रहे होंगे। कभी भी पाँचे में एक जोड़ नहीं बन सकता, दो पाँचे को यदि फेंका जाए तो कुल मिलाकर अनुकूल परिणाम 10 है और टोटल परिणाम होंगे 36। मेरे भाई दो से काटेंगे तो ऊपर 5 आएगा और नीचे आएगा 18। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। अधिकतम योग 5 प्राप्त करने की जो प्रायिकता होगी वो 5/18 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक आदमी अपनी आय का 25% भोजन पर, अपनी आय का 20% किराया पर और अपनी आय का 15% यात्रा पर खर्चा करता है, और इसके बाद वह आदमी शेष आय 6,000 रुपये बचाता है। आप मुझे बताओ पैसा बचाया कितना उनने? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये के दौरान खर्चा अपनी आय का, अपनी आय का, अपनी आय का, तीनों जगह आय का ही खर्चा कर रहा है। 20, 20, 20, 40, 40 और 20, 60। तो 60 तो उनने खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 40। 40 की वैल्यू ये है तो उसकी कुल आय 100 हो गई। 20 से काटेंगे तो दो बार, और 20 से काटेंगे तो मेरे भाई ये तीन बार होगा, और दो से काटेंगे तो ये 150 बार होगा। तो उसकी जो आय होगी, उसकी जो आय होगी वो होगी 15,000, बराबर। उसकी आय होगी 15,000। 150 ये हुआ और दो जीरो ये वाले शिफ्ट होंगे। ठीक है जी। और देखिए जब आप वीडियो देखते हो तो इस बात से कतई परेशान नहीं होना कि भाई कुछ आंसर थोड़े बहुत जिगजैग होने में गलत हो गए हो। कैमरा के सामने एक अकेला इंसान पढ़ रहा है तो वो कोई भगवान नहीं है, हो सकता है कि उससे भी कैलकुलेशन एरर हो। तो इस बात का इशू ना बनाए, सवाल की मेथड को समझे, तरीके को समझे कि सही मायने में सवाल कैसे होने जा रहे हैं। ठीक है जी। चलिए देखिए, चार की पावर, सॉरी, तीन की पावर 49 है, फिर चार की पावर 27 है, और फिर पाँच की पावर जो है वो 25 है। इसका अंतिम अंक बताना है। आप मुझे बताओ, यहाँ तो हर हाल में पाँच ही आएगा, और चार की पावर कुछ भी करो मेरे भाई, ये तो इवन नंबर आएगा। और आपको पता है पाँच का यदि इवन नंबर से गुणा हो जाए तो यूनिट प्लेस पर जीरो आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा। पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है आपको। देखिए, राधा अपनी आय का 25% बचाती है, उसका खर्चा जो है वो 20% बढ़ जाता है, और उसकी आय 29% बढ़ जाती है। तो ऐसे सवालों के लिए क्या करना, देखो, इनकम बराबर होता है एक्सपेंस प्लस होता है सेविंग, खर्चा और बचत। 25% बचाती, तो 25% का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 1/4। यदि वो चार कमाती, मान लो 400 कमाती, तो 300 खर्चा कर दे रही, और बचा कितना रही? 100। उसकी आय 29% बढ़ गई। तो आप मुझे बताओ 400 का 29% यदि वो बढ़ गई है तो बढ़ी हुई आय कितनी है? तो आप बोलेंगे 29% यदि बढ़ गई तो उसकी आय बढ़ गई 116। ठीक है जी। उसका खर्चा जो है वो 20% की वृद्धि हो गई। खर्चा जो है उसका 20% बढ़ गया। तो 20% यदि बढ़ गया तो मेरे भाई 300 का यदि आप इसका 20% निकालेंगे तो 60, खर्चा भी 60 बढ़ गया। अब बात को समझो, 116 ज़्यादा कमाने लगी जिसमें से 60 उड़ाने लगी, तो बचा कितना रही अब? 56। और चूंकि मेरे भाई 100 पर ही बचाने लग रही है तो 100 पे बचाना ही तो परसेंटेज कहलाता है। तो फाइनली उसकी जो सेविंग होगी वो 56% होगी। ठीक है जी। आपको सवाल के टाइप भी ध्यान रखने हैं, लगभग इसी टाइप के सवाल पेपर में आने हैं, इस बात का आपको ध्यान रहे। ठीक है मेरे भाई। चलिए अगले सवाल पर आइए। जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। बेचारा जॉन 20% नंबर लाया, मान लो एक्स का पेपर था तो एक्स का 20% लाया और 10 से अनुत्तीर्ण हुआ है। तो इतने अंक यदि जॉन को मिल जाते तो जॉन पास हो जाता। अरे हाँ है ना। जैक ने 35% नंबर लाया, जैक ने टोटल अंक के 35% लाया, टोटल एक्स है तो, और पास होने वाली स्थिति से उसके 20 नंबर ज़्यादा है तो मैं इसमें से 20 नंबर घटा दे रहा हूँ।
ये 20 नंबर कम कर दिया तो वो भी पास हो गया। और सही मायने में ये दोनों जो है अब पास हो चुके हैं, मानते हो जी। तो 20% को उधर ले चलो तो ये x का 15% हो जाएगा, और 20 को इधर ले जाओ तो ये 30 ले हो जाएगा। तो आपको चाहिए क्या, 10 की वैल्यू कितनी है ये बताओ, तो 3 से भाग कर दो तो ये x का 5%। बात को समझना है यहाँ ध्यान से कि 30 नंबर की वैल्यू x का 15% है, तो 10 नंबर की वैल्यू x का 5% होगी। तो ये जो 10 नंबर से फेल हुआ है ना, जॉन जो 10 नंबर से फेल हुआ है ना, उसे आप कह सकते हो वो 5% से फेल हुआ। तो 20% तो उनने लाया है, 5% से वो फेल हुआ, तो सही मायने में पास होने के लिए नंबर चाहिए 25%। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, 201, 202, 203 और ये 260 तक जोड़ करना है और 9 से विभाजित करना है, तो शेषफल क्या आएगा बताना है। तो मेरे भाई ये जो लिखा हुआ है ये सही मायने में एपी में लिखा हुआ है। अरे हाँ है ना। और इसमें यदि मैं पदों की संख्या देखूं तो 201 से लेकर 260 तक है, तो टोटल पद कितने होंगे, 60। और टोटल पद यदि 60 होंगे तो मैं इनका जोड़ निकाल लेता हूँ। तो एपी में यदि मुझे पहला पद भी पता है, अंतिम पद भी पता है, पदों की संख्या भी पता है, तो जोड़ का फॉर्मूला n/2 a प्लस एल होता है, पहला प्लस अंतिम। n की वैल्यू 60 है, 60 का आधा करूंगा तो 30 होगा। a की वैल्यू 201 है, प्लस n की वैल्यू 260, l की वैल्यू 260। 30 गुना, इन दोनों को पहले जोड़ना होगा, 200 200 400, 461 हो जाएगा। 0 3 6 तिया 18 का 8, हाथ का 1, 4 तिया 12 और 1 13। अब मुझे इससे 9 से भाग करना है, तो 9 से भाग करने के लिए मैं ये नहीं करूँगा, मैं डिजिटल सम कर दूंगा, क्योंकि आंकड़ों का जोड़ 9 हो जाए 9 से कट जाती है, आंकड़ों का जोड़ करने पर जो होए वही उसका शेषफल होता है। 8 और 1 9, बचा क्या, 3 और 3 6। तो इस सवाल का जो शेषफल होगा, रिमाइंडर जो होगा वो 6 होगा। ठीक है दोस्त, देखिए ये आपके आज का लास्ट सवाल है और ये आपके टोटल टॉप 50 क्वेश्चन इसी पैटर्न के सवाल पेपर में आते हैं। कोई भी टेस्ट लगाओगे लगभग इसी टाइप के सवाल आपको मिलेंगे, पेपर में लगभग इसी टाइप के सवाल मिलेंगे, और ऐसे आगे भी आपके जो है जो पेपर में आने वाले सवाल हैं उनके सेट आपको मिल लेंगे। ठीक है मेरे भाई, देखिए अंतिम सवाल क्या है, इसमें से अलग छांटना है। कुछ लड़के 8 अलग छांट देंगे, अरे हाँ है ना, लेकिन ये सवाल एक मर्तबा जीडी में आया हुआ है, इसका आंसर 8 नहीं लिया गया है, तो देखिए इसका आंसर जो है वो लिया गया है मेरे भाई 16। और आंसर 16 इसलिए नहीं लिया गया है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 8 इसलिए आंसर आ रहा था क्योंकि वो परफेक्ट क्यूब नंबर सोच रहे थे आप, ऐसा नहीं। सही मायने में इसके पीछे लॉजिक ये है कि 8 बना है 7 प्लस 1 से, 14 बना है 13 प्लस 1 से, और 12 बना है 11 प्लस 1 से। सभी प्राइम नंबर में एक ऐड हुआ है, ध्यान से देखें ये प्राइम नंबर है और इनमें एक एक ऐड होके ये बने। लेकिन 16 बना है 15 प्लस 1 से, और मेरे भाई 15 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए 16 आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, तो आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, सारे सवाल कॉपी में अच्छे ढंग से लिख लेना है, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक, जो भी ज़रूरतमंद हो, जो भी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो उनके तक आपको शेयर करना है। ठीक है, चलो अगले सेट तक के लिए टाटा बाय बाय। और अभी आपको कांस्टेबल का चौथा सेट भी डलने वाला है, वो प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, और ये आने वाले सवाल। ठीक है भाई, थैंक यू।